गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नेहा श्रीवास्तव, भीम, शिव चौधरी, संगीता, राज वर्मा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून नेहा श्रीवास्तव। तो मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है तो एक बार रिप्लाई करिए ताकि हम लोग लेक्चर को आगे जल्दी से बढ़ाना शुरू कर सकें। एक सेकेंड। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। बिना देर के, कल हम लोग जहाँ तक शुरू थे ये उसके आगे का पार्ट है, यानी ये पार्ट नंबर एविडेंस का सिक्स्थ होगा ना, सिक्स्थ पार्ट होगा। तो चलिए इस पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे, आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे, वो कैसे दिखेंगे मुझे? आप लोगों के कमेंट मुझे दिख नहीं पा रहे बच्चों, पता नहीं क्या समस्या आ गई। एक समय मुझे, मैं खुद तो दिखाई दे रहा हूँ लेकिन कमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे बेटा? लाइव चैट हैज मूव्ड। अच्छा, चलिए इसी में देख लेते हैं। चलिए तो ठीक है, अब आप लोगों के कमेंट भी हमको दिखाई दे रहे हैं। वॉइस कम आ रही है आप लोगों को? वॉइस ठीक नहीं जा रही? वॉइस कम आ रही? वॉइस तो कम नहीं जानी चाहिए थी भाई। चलिए अब तो वॉइस कम भी आएगी तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी वॉइस का बहुत रोल है नहीं, और हो सकता है बीच में ठीक हो जाए। तो देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बैड कैरेक्टर ऑफ एन एक्यूज, अच्छा यहाँ तक हो चुका था, नहीं, इज नॉट रिलेवेंट। एक्यूज का बैड कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता, सेक्शन 54 में है। मुझे लगता है कि कल भी इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व किया था। अगला प्रश्न ये है, कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस has been discussed in which one of the following section in the Indian Evidence Act? हाँ, 55 में है, 57 में है, 56 में है कि 58 में है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 55 में है। यानी जनरली क्या होता है कि सिविल मामलों में कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता, ये बात 52 में आपने पढ़ा हुआ। तो जब 52 में आपने पढ़ा है कि रिलेवेंट नहीं होता, तो उसका एक एक्सेप्शन के रूप में सेक्शन 55 लागू होता है। ये कहता है कि लेकिन कैरेक्टर अगर डैमेजेस को इफेक्ट डालता है, क्षतिपूर्ति को प्रभावित करता है, क्षतिपूर्ति की मात्रा को प्रभावित करता है, तो रिलेवेंट हो जाएगा 55 के अंतर्गत। हालांकि डैमेजेस को प्रभावित करने वाले फैक्ट रिलेवेंट होते हैं, वो सेक्शन नंबर 12 के अंतर्गत।
नेक्स्ट है कि बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडमेंट मेड इन 17, 34, 35 ऑल ऑफ दी अबव, क्या सही लग रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से कौन सी धारा में अमेंडमेंट किया गया है? इसका सही ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है ये। मैं खुद ही हूं बेटा, मैं खुद हूं ना, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, उसी में ना देखूंगा, कैसे देखूंगा? ब्राइट फ्यूचर, ईशा लॉ स्टडी, भीम, नेहा श्रीवास्तव, अजय कुमार, तो ये है सभी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इन एविडेंस एक्ट द फैक्ट ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन आर स्टेटेड इन 55, 56, 57, 58। फैक्ट कौन सा है सेक्शन? ये आपका 57 हो जाएगा। देखिए 56 में कहा गया है कि ऐसे सभी जुडिशियल, जिनका जुडिशियल नोटिस करेगी कोर्ट, उसको साबित करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन 57 ये कहता है कि वो फैक्ट आखिर कौन से होंगे जिनकी जुडिशियल नोटिस की जाएगी। नेहा, नीतू, मीनू, अजय, ईशा। चलिए अगला सवाल है आपका ये। मीनू गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट सेज फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, जिसे स्वीकार कर लिया गया उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। 18 है, 21 है, 55 है, 58। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग संगीता। तो ये है 58, जो तथ्य स्वीकार कर लिए गए हैं उसे साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 57 क्लास 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ all law enforced in India, all law including foreign law, all Indian and Asian law, all Indian and British law up to 1950। क्या कह रहा है? 85 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑल लॉ इन फोर्स इन इंडिया। भारत में प्रवृत्त सभी विधियां की जुडिशियल नोटिस करेगी कोर्ट। नेक्स्ट है Section 58 of the Indian Evidence Act deals with formal admission, evidentiary admission, formal as well as evidentiary admission, proof of fact by oral evidence. Formal admission, नहीं बेटा, आपकी कमेंट मुझे पहली बार दिख रहे हैं, नहीं ध्यान दिया होगा मैंने। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है according to section 59 the contents of document can be proved by oral evidence, can not be proved by oral evidence, may or may not be proved by oral evidence, can only be proved by oral evidence under the order of the court। section 59 कहता है कि contents of document can be proved by oral evidence। ऑप्शन नंबर बी है, कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस, है ना। दस्तावेजों की अंतर वस्तु को छोड़कर बाकी चीजें, दस्तावेजों की अंतर वस्तु को छोड़कर बाकी चीजें ओरल एविडेंस से साबित की जा सकती हैं, ये बात 59 बताता है। लेकिन सेक्शन 60 ये कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, जिसने देखा, जिसने सुना या जिसने महसूस किया वही बताएगा। लिखा है ना, सेक्शन 60 ओरल एविडेंस मस्ट बी इनडायरेक्ट, कि सर्कमस्टांशियल, कि डायरेक्ट, कि मे बी प्रिज्यूम्ड बाय कोर्ट। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। सेक्शन 60 यही बात करता है।
50 और 60 ये दोनों ही, अरे 59 और 60 ये दोनों ही ओरल एविडेंस के बारे में बात करते हैं। 59 कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़कर सब कुछ ओरल एविडेंस से साबित कर सकते हैं, लेकिन 60 कहता है कि लेकिन होना चाहिए डायरेक्ट, बस इतना ध्यान रखना। और डायरेक्ट का मतलब जिसने देखा सुना महसूस किया उसी के द्वारा। Which of the following section of Indian Evidence Act recognize the principle that hearsay evidence is no evidence? 60 है, 64 है, 91 है, 92। क्या कह रहा है? ये सेक्शन 60 की बात करता है, कहता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, मतलब सुनी सुनाई बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते। सेक्शन 60 में ही कहा गया है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस, यानी कि मौखिक साक्ष्यों के अपवर्जन के विषय में। शमशाद, वेरी गुड। अगला सवाल कि चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, विटनेस। किसके बारे में बात करता है चैप्टर 5? ठीक है सुलेखा, कोई बात नहीं बेटा, लगे रहो। तो ये क्या कर रहा है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। चैप्टर नंबर 5 किसकी बात करता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कहाँ? सेक्शन 61 से 90 ए तक। हाँ, सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में बी गिवन। किसके बारे में बात करता है? 62 बात करेगा 62 बात करेगा ना प्राइमरी एविडेंस के बारे में। 63 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। और प्राइमरी एविडेंस क्या है ये भी जान लेते हैं। प्राइमरी एविडेंस का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट, जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट है वही न्यायालय में पेश कर दिया जाए, या प्राइमरी डॉक्यूमेंट वो भी है कि जो काउंटर पार्ट में बनाया जाए तो जिसने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है उसके द्वारा, या प्राइमरी एविडेंस वो भी है जो कि सिंगल यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाया गया, तो ये सब प्राइमरी एविडेंस कहलाते हैं। जहां कोई डॉक्यूमेंट कई ओरिजिनल फॉर्म में बनाया गया हो और एक साथ बनाए गए हों, सबने सब पर सिग्नेचर किए हों, जैसे पार्टनरशिप में होता है, तो वो भी प्राइमरी एविडेंस होते। तो 4 प्रकार की चीजें प्राइमरी एविडेंस के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिलेट्स टू सेकेंडरी एविडेंस? 60, 80, 63, 62। 63 सेकेंडरी, प्राइमरी कहाँ था? 62 में था। Which section of Indian Evidence Act provides that contents of the document must be proved by primary evidence? कौन सा सेक्शन है कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस से ही साबित करना चाहिए? 61 को, 62, 63 या 64? वेरी गुड, 64 है। 61 जो बात करता है ना, वो कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को या तो प्राइमरी से कर सकते हैं या सेकेंडरी से कर सकते हैं, लेकिन 64 ये कहता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को सेकेंडरी से ही, अरे प्राइमरी से ही करोगे, सेकेंडरी से तब करोगे जब 65 की कंडीशन हो। Which one of the following section of the Indian Evidence Act provides for admissibility of secondary evidence? कौन सी धारा कहती है सेकेंडरी एविडेंस की ग्राह्यता के बारे में? कौन सा ऑप्शन नहीं दिख रहा बेटा? तो ये क्या कह रहा है? यूनिवर्सल ज्ञान, हाँ ये आप कह रहा है एडमिसिबिलिटी जो है वो सेक्शन 65 में, क्योंकि 65 में वो सर्कमस्टांसेस बताता है जिन सर्कमस्टांसेस में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होता है।
नेक्स्ट, in which of the provision of Indian Evidence Act a special provision as to evidence relating to electronic record was added? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया? साफ समझ में आ रहा है आपको ऑप्शन से ही? आ रहा है ना? 65A और 65A। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में स्पेशल प्रोविजन बात करता है 65A और उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में बात करता है 65B। In which section of Indian Evidence Act special provision is mentioned regarding the evidence relating to electronic record? जस्ट अभी चर्चा हुई थी, सेक्शन 59, सेक्शन 63, सेक्शन 65A, सेक्शन 67A। जस्ट अभी बताए थे ना हम कि सेक्शन 65A के अंतर्गत स्पेशल प्रोविजन है ना, स्पेशल प्रोविजन जो है वो 65A में, एडमिसिबिलिटी 65B में हो जाएगी। देखिए ये कितना लोकप्रिय प्रश्न है, कितनी बार पूछा गया है। Under which of the following section of Indian Evidence Act the contents of electronic record may be proved? 65A, 65B, 65, 66, 67। देखिए आया ना, कौन सी धारा में साबित किया जाएगा? तो सेक्शन 65B के अंतर्गत। This presumption that a computer output shall be taken to have been produced by computer is contained in the presumption that the computer output shall be taken to have been produced by computer is contained। कठिन क्वेश्चन ये है कि ये है कि ये है कि ये है। हालांकि पूछा गया है इसलिए आप लोगों को याद तो होगा नहीं, लेकिन पूछा गया इसलिए MCQ में सॉल्व किया होगा, इसलिए सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी है, 65B का क्लास नंबर 5 का सी। अंडर सबसेक्शन 5C ऑफ सेक्शन 65B Indian Evidence Act, a computer output shall be taken into have been produced by a computer। वही प्रश्न फिर से है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। ऑप्शन पढ़ लीजिए। Whether it was produced by directly, whether it was produced by means of any appropriate equipment, whether it was produced by it directly or human intervention or by of any appropriate equipment, whether it was produced by the directly or by means of appropriate equipment। ये है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है द एविडेंस एक्ट, द कंडीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्यूटर आउटपुट टू बी डीम्ड एडमिसिबल इन एविडेंस एज डॉक्यूमेंट इज कंटेन्ड इन। कठिन इधर क्वेश्चन है। सेक्शन 62 क्लास नंबर 65 होगा, हमको लगता है 65B क्लास 2 होगा। यहाँ यही होना चाहिए। Under Indian Evidence Act, the provision of proof relating to electronic signature is contained। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में सबूत 65, 67A, 67B, 68A, 68B, 67A के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के संबंध में प्रावधान। अगला प्रश्न, if the attested witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence। अंडर कौन से सेक्शन में है कि अगर उसको एग्जीक्यूट करने वाला जो पक्षकार है वही एग्जीक्यूशन से ही इनकार करने लगे तो क्या होगा फिर?
उसको कैसे साबित किया जाएगा, ये कौन सी धारा में? देखिए उसमें ये इसमें है ना, इसमें 68 में ही है ये बात कि कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस बुलाना जरूरी होगा। फिर उसमें ये भी है प्रोविजो में बात कि कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस बुलाना तो जरूरी होगा, लेकिन किन मामलों में बुलाना जरूरी नहीं होगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करा लिया गया है तो उसके लिए अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात उसमें लिखी हुई है। उसके अलावा ये कहता है कि अगर मान लीजिए अटेस्टिंग विटनेस की जरूरत उस मामले में भी जिसमें डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड कराया गया है जरूरत पड़ेगी, जब उसका एग्जीक्यूशन करने वाला पर्सन उसको करने से डिनाई करने लगे। तो ये बात 68 के ही प्रोविजो में। 69 में वो है कि जब कोई न मिले तो कैसे साबित किया जा सकता है। जब कोई न मिले तो कम से कम जो अटेस्टिंग विटनेस है, ये जो एग्जीक्यूटर है, ये साबित करना पड़ता है कि ये जो अटेस्टिंग विटनेस का सिग्नेचर है वो उसी की हैंड राइटिंग में है और ये जो एग्जीक्यूटर का सिग्नेचर है उसी ने किया है। Which of the following section defines public document? आसान, 34, 35, section 74, 78। सेक्शन 10 और क्वेश्चन नंबर 103। ये अच्छा ठीक है, हो सकता है हमको ध्यान ना आ रहा हो, ठीक है ना, हो सकता है हमको ध्यान ना आ रहा हो। सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स विथ क्या? पब्लिक डॉक्यूमेंट की प्राइवेट डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट की प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट? ये है आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट 75 में, पब्लिक वाला था 74 में। नेक्स्ट है आपका कि प्रोसीजर फॉर गेटिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ए पब्लिक डॉक्यूमेंट इज सेट फोर्थ इन एविडेंस एक्ट अंडर 75, 76, 77, 78। लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां कौन सी धारा में प्राप्त की जाती है? 76 में ही है ना, लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोविजन फॉर प्रिजम्पशन एज टू गजट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हैज बीन मेड? 81A, 85A, 85B, 88A। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 81A। नेक्स्ट, Section 81A was added in the Indian Evidence Act by Information Technology Act 2000 to provide the presumption as to electronic agreement, electronic message, electronic record, gazette in electronic form। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गजट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जस्ट पिछला क्वेश्चन ऐसा ही तो था। Which one of the following section of the Indian Evidence Act is related to presumption as to electronic agreement? इलेक्ट्रॉनिक करार के संबंध में प्रिजम्पशन कौन सी धारा के अंतर्गत बनती है? 85A है। इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट कहां हो जाएगा? 85A में। और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस अगर पूछ दे तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस
तो ये हो जाएगा आपका 88A में हो जाएगा। नेक्स्ट, the Evidence Act provides presumption as to electronic record and electronic signature. 85B, 85C, 88A, 85A क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 85B। ये सुमेलित करना है आपको। प्रिजम्पशन वाला सुमेलित करना है, कराइए। ये हो जाएगा ये हो जाएगा ना। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये है ना, अब समझ में आ रहा। Which provision of the Evidence Act relates to presumption as to document 30 years old, ancient document? 89 है कि 90 है कि 90A है कि 91? ठीक है, ये कौन सा है? ये 30 इयर्स वाला 90 में होगा और 5 इयर्स वाला 90A में होगा। In which year of electronic year the electronic evidence was incorporated in the Indian Evidence Act as part of documentary evidence? 2001 to 2099 क्या सही है इसमें से? तो सही ऑप्शन हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। कर लीजिए, कर लीजिए। A written document must be proved by writing only. This maxim has been incorporated under which of the following section of Indian Evidence Act? Section 87, 91, 121, none of the above. जो लिखा है उसे लिखे द्वारा ही साबित करना पड़ेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जिसे लिख लिया गया है उसे उस लिखत के द्वारा ही साबित किया जाएगा। ये आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट permits admission of oral evidence to prove contents of document. Writing as a fact in issue. Prohibits admission of oral evidence to prove the contents of a document where in writing is a fact in issue. Prohibits admission of oral evidence to prove the contents of a document where the writing is not a fact in issue and is merely a collateral. Memorandum B and C. Prohibits admission of oral evidence to prove the contents of a document where the writing is a fact in issue. Option number B हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है, oral evidence of fact in validating the document is admissible under, मतलब ऐसा मौखिक साक्ष्य जो उस दस्तावेज को ही अवैध मान्य बना दे। प्रोविजो 1 ऑफ 92, प्रोविजो 2 ऑफ 92, प्रोविजो 4 ऑफ 92, प्रोविजो 6 ऑफ 92। ये प्रोविजो 1 ऑफ 92 ही है। कोई भी ऐसा
मौखिक बात जो उस दस्तावेज को ही अविधिमान्य बनाने की प्रकृति रखता है कि मैं उस समय अवयस्क था जब ये लिखत बनाया गया था, या मैं अनसाउंड माइंड था, या वो कंसिडरेशन के बिना था, तो वो शून्य बना देगा। ये है आपका अगला प्रश्न। assertion है कि 91 and 92 evidence act should be read together. reason, these two sections supplement to each other. क्या सही होगा इसमें से क्या सही होगा? का सही होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। In which chapter of Indian Evidence Act provision regarding burden of proof are codified? burden of proof के बारे में कौन से चैप्टर में दिया गया है? 4 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है? बर्डन ऑफ प्रूफ साबित करने का भार जो है वो चैप्टर नंबर 7 में होगा, सेक्शन 101 से लेके 114A तक। The burden of proof means the obligation to prove the effect. This is defined in the Evidence Act under 201, 200, 101, 100. प्रणाम दीपक उपाध्याय जी। देखिए अब यही है, हालांकि ये डिफाइन तो नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी अब बर्डन ऑफ प्रूफ की एक ही शाखा है और इस ऑप्शन है, और इसमें ये कोई ऑप्शन है ही नहीं कि उनमें से कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब आपको इसमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट। बर्डन ऑफ प्रूफ 101, डाउरी डेथ 122, डम्ब विटनेस 107 और एकम्प्लिस 119। करेक्टली मैच कौन सा है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बर्डन ऑफ प्रूफ तो 101 में है, लेकिन डावरी डेथ से संबंधित प्रिजम्पशन जो है वो 113B में बनती है, तो ये गलत हो जा रहा है। डम्ब विटनेस भी 119 में है, जो कि अब वो भी खत्म कर दिया गया है, और एकम्प्लिस जो है वो 133 में है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। Which section of Indian Evidence Act is not an shifting of burden of proof? सबूत का भार कभी नहीं बदलता, इससे संबंधित कौन सी धारा है? ये है ऑप्शन नंबर ए। ये कहता है कि सबूत का भार कभी नहीं बदलता, 101। The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side. कौन सी धारा है जो ये बताती है कि यदि दोनों तरफ से साक्ष्य न दिया जाए तो वो फेल हो जाएगा, जो साक्ष्य नहीं देगा तो उसे ही साक्ष्य देना पड़ेगा। दिस प्रोविजन कंटेन्ड इन विच सेक्शन? 101, 111, 102, 113। बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102। नेक्स्ट है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शन पुट ऑन एक्यूज्ड बाय एविडेंस एक्ट अंडर सेक्शन 102, 103, 105, 106। कौन सी ऐसी धारा है जो ये कहती है कि अपवादों का लाभ साबित करने का भार किस पर होगा? ये है धारा 105 कि अगर कोई अभियुक्त ये चाहता है कि कोर्ट उस पर ये भरोसा करे कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, तो साबित करने का भार उसी पर होगा। Section 105 of Indian Evidence Act is intended to apply to which of the following? 105 कौन से मामलों में लागू होती है? क्रिमिनल मामलों में, सिविल मामलों में, दोनों में कि किसी में नहीं?
ये 105 जो है ना केवल क्रिमिनल मामलों में लागू होती है, क्योंकि बात करता है अभियुक्त। अभियुक्त पर यह साबित करने का भार होगा कि वो ये साबित करे कि उसका मामला अपवादों के अंतर्गत आता है। Which of the following section of Indian Evidence Act deals with burden of proving fact especially within the knowledge? विशेषतया ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार किस पर होगा? 105, 106, 107, 108 कौन सा धारा बताती है? 106। इसी पर रूल भी है, रेस इप्सा लोक्यूटर। रेस इप्सा लोक्यूटर ये है 106 में। अब बात आती है अगले प्रश्न की। इसमें बहुत सारे बच्चे मेरे एमपी के थे जो बहुत निराश हैं इस समय, एमपी का जो फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे थे, और उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो भी गई थी, बहुत अच्छी तैयारी हो भी गई थी, बस हाथ में डिग्री आने की ज़रूरत थी। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा हाई कोर्ट का रूल। मेरी आवाज़ कम है बेटा? अच्छा, क्यों कम है ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे लग रहा था बहुत अच्छी होगी। अब मैं किसी से पूछूंगा तो क्लास आपकी डिस्टर्ब होगी। हमको लगता है गड़बड़ है ना। एक सेकंड में अपने मोबाइल पे सुनता हूँ थोड़ा सा ना। बात मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे लग रहा था बहुत अच्छी होगी। अब मैं किसी से पूछूंगा तो क्लास आपकी डिस्टर्ब होगी। हमको लगता है मेरे यहाँ तो आ रही है। गड़बड़ है ना। एक सेकंड में अपने मोबाइल पे सुनता हूँ थोड़ा सा ना। एक सेकंड में कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन YouTube पर ही मैं क्लास भी ले रहा हूँ तो YouTube खुलेगा भी नहीं। चलिए अब आज का निकाल लेते हैं, आधे से ज़्यादा तो क्लास हो ही गई है। कम आ रही है? अच्छा, अब देखिएगा तो अब कुछ सुधरी, थोड़ा सा रिप्लाई करिएगा। अब कुछ सुधरी कि नहीं? मेरी आवाज़ सुधर रही है कि नहीं? ये अभी जो मैं बोल रहा हूँ अभी भी कम है? तो रोज तो ऐसे ही पढ़ाते हैं यार। चलिए तो आज काम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के सामने सुन रहा हूँ ना, और मेरा फ़ोन एप्पल का नहीं है बेटा। एप्पल का फ़ोन मैं क्यों लूँगा? चलिए तो आज काम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे फ़ोन की आवाज़ है ना। क्योंकि अभी मैं आप लोगों के सामने सुन रहा हूँ और मेरा फ़ोन एप्पल का नहीं है बेटा। एप्पल का फ़ोन मैं क्यों लूँगा? तो आज काम चलाना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसको हटा देते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये है क्वेश्चन आपका अगला। कह रहा है कि प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ लाइफ इज कंटेन्ड इन सेक्शन 106, 107, 108 और 109।
प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, तो पहले तो लाइफ आएगा फिर डेथ होगी। तो 107 में कि अगर कोई व्यक्ति 30 साल में कभी देखा या सुना गया है तो नहीं नहीं यार, ऐसा क्यों है कि हमारी आवाज ठीक है आप बह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो 30 साल में अगर कहीं वो जीता जागता है, उसके बारे में पता है, तो वो जीवित होने की धारणा की जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो नहीं जीवित है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा। फॉर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ अंडर सेक्शन 108 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द पर्सन इज शोन टू बी नॉट हेयर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ, क्या कह रहा है कि 108 में कह रहा है कि कोई व्यक्ति कितने सालों में नहीं देखा गया है, उसकी बात करता है। ये है 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, 12 ईयर की 30 ईयर्स। वेरी गुड। ये 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, 7 सालों से अगर कोई सुना नहीं गया उन लोगों के द्वारा जो स्वभावतः सुनते, जैसे पत्नी है, पिता है, भाई है, तो वो मरे हुए की प्रिजम्पशन की जा सकती है ना। मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली की केस इस पर है, लीडिंग केस है, मोहम्मद शरीफ वर्सेस बंदे अली की केस। ये याद रखना है हम लोगों को, प्री में भी पूछी जाती है कभी कभी। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड born during valid marriage is presumed under which provision of the Indian Evidence Act? 115, 114, 112, 113। ये सेक्शन जो है 112 है कि अगर कोई वैलिड मैरिज के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज या फिर मैरिज के समाप्त हो जाने के बाद 280 दिनों के भीतर अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो प्रिजम्पशन होगी। और प्रिजम्पशन ही नहीं होगी बल्कि ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ होगा कि उसका जो माँ का हस्बैंड है वही उसका फादर है। आपके लिए हमारा आशीर्वाद हर चीज के लिए है जो आप करना चाहते हैं। आप जो करना चाहते हैं, जो आपके लिए बेहतर है, वही उसी के लिए हमारी शुभकामनाएं। हाँ, मैं बता रहा था ना उसके लिए बेटा, एमपी के लिए। अब तो एमपी के लिए रूल जान ही गए हैं कि क्या हो गया है, 3 इयर्स एक्सपीरियंस कर दिया है, या फिर आपका जो एलएलबी की डिग्री है उसमें 70% ओबीसी और जनरल के लिए है और 50% जो है वो एससी और एसटी के लिए। ये रहना चाहिए और जिंदगी में कभी आप फेल ना हुए, मतलब कंटिन्यू डिग्री हो आपकी। ये हो गया है और ये थोड़ा सा मुझे बहुत अटपटा लग रहा है। अब चूंकि देखिए, अगर कोई आयोग ऐसा नियम बनाता, बार काउंसिल ऐसा नियम बनाती, तो निश्चित रूप से ये कैंसिल करने लायक था। कैंसिल करने का मतलब ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसकी जो एनफोर्समेंट डेट रखेंगे ना, वो डेट आप आज से 3 साल बाद वाली रखेंगे, या फिर 3 साल पहले ही ये बात अगर बता दिए होते तो ये डेट आज रख सकते थे। लेकिन चूंकि ऐसा किया नहीं जा रहा, तो ऐसे कोई नियम, जो कि आप सोचिए, आप ये गलत होने की वजह क्या है कि पिछली बार अगर एलएलबी पास करके किसी बच्चे ने परीक्षा दी तो इस बार वो परीक्षा देने में एलिजिबल नहीं है। ये कौन सा तर्क है? पिछली बार जिसने परीक्षा दी थी वो इस बार एलिजिबल नहीं है, ये तो रूल मुझे नहीं पचता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा अटपटा है। हो सकता है चैलेंज हो तो वो समय बढ़ा दिया जाए उसको, लेकिन अभी तो फिलहाल यही। बेटा ये वहां सब चलता है हाई कोर्ट का, समझे ना, तो हाई कोर्ट की ही देन होगी। सेक्शन 112 द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज व्हेन देयर इज डिस्प्यूट रिगार्डिंग मैटर्निटी ऑफ चाइल्ड की, पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड की, बोथ ए एंड बी की, ए आर बी। क्या है ये? है आपका पैटर्निटी ऑफ चाइल्ड, यानी पितृत्व के संबंध में उपधारणा है, पितृत्व के संबंध में उपधारणा।
मातृत्व से इसका लेने देना नहीं है, क्योंकि जो माँ बच्चे को जन्म देती है वही उसकी माँ है। उसके लिए प्रिजम्पशन क्या करना है? हाँ, नेक्स्ट है लेजिटिमेसी ऑफ ए चाइल्ड बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज विद इन 20 और 280 days after the dissolution, mother remaining unmarried under 112 the Indian Evidence Act, irrevocable presumption, revocable presumption, conclusive proof, option number C. बेटा आप लोगों के घर बस जाएंगे, लेकिन उनके घरों का क्या होगा जो ये नियम बना रहे हैं? इतने सारे बच्चों की जो हाय लगेगी, तो उनके घर का क्या होगा? इफ ए चाइल्ड इज बॉर्न विद इन कितना डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ ए वैलिड मैरिज, इट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड। कितने दिनों के भीतर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 280 डेज, ऑप्शन नंबर सी। Under which section of the Indian Evidence Act the presumption as to abatement of suicide by a married woman is dealt? Abatement of suicide के संबंध में प्रिजम्पशन कौन सी धारा में होती है? 113A, 113B, 114 और 114B। ये है आपका ऑप्शन नंबर 113A, और ये प्रिजम्पशन ऑफ क्या है? फैक्ट है। और ये इसको हम किससे संबोधित करते हैं? मे प्रिज्यूम से संबोधित करते हैं। यह किस प्रकार की प्रिजम्पशन होती है? मे प्रिज्यूम। इसका मतलब है कि कोर्ट के डिस्क्रिशन पर है कि वो उसको प्रिजम्पशन करे अथवा ना करे। नेक्स्ट 113A, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द कोर्ट मे प्रिज्यूम या सेल प्रिज्यूम, एंड अंडर सेक्शन 130B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट क्या मे प्रिज्यूम या सेल प्रिज्यूम क्या है? 130A के अंतर्गत मे होगा और 113B के अंतर्गत सेल होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बेटा आप लोग नॉलेज बढ़ाइए, खतरनाक तो आप स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे, क्योंकि जो भी नॉलेजियस पर्सन है किसी फील्ड में, वो विरोधियों के लिए हमेशा खतरनाक ही होता है, अपने सपोर्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। कोर्ट विल प्रिज्यूम एन abatement of suicide by a married woman when it is shown that she committed suicide within a period of 3 years, 5 years, 7 years, 10 years. इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7 years। 7 साल के बाद, अगर विवाह से 7 साल के भीतर अगर मर जाए कोई स्त्री, सुसाइड कर ले, तो उसके सुसाइड के संबंध में अगर उसके पहले क्रुएलिटी वगैरह की गई थी डावरी के लिए, तो माना जाएगा कि उसे सुसाइड करने के लिए एबेट किया गया है। हाँ, सेक्शन 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वाज एडेड इन 1982, 3, 8, 0। ये जोड़ा गया है 1983 में। 1986 में जो है वो जोड़ा गया है 113B। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट परटेन्स टू डाउरी डेथ, कस्टोडियल डेथ, abatement of suicide by a married woman, absence of consent in certain prosecutions for a rape। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, abatement of suicide by married woman।
प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ इज किड डाउन इन, कौन सी धारा में दिया गया है डावरी डेथ के संबंध में प्रिजम्पशन? 113B, 114, 117, 118। ऑप्शन हो जाएगा ए 113B के अंतर्गत डावरी डेथ की प्रिजम्पशन है। और डावरी डेथ के बारे में बात जो की गई है आईपीसी में सेक्शन 306 में की गई है। सेक्शन 113B प्रिजम्पशन एज टू डावरी डेथ वाज एडेड टू द इंडियन एविडेंस एक्ट इन, कौन से? अभी जस्ट बात हुई 1986 में, रोहित सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन इंसर्टेड बाय द डावरी प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 1986? सेक्शन 11A, 113A, 113B, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। One 114 of the Indian Evidence Act provides for certain presumption of fact, rebutable presumption of law, irrebutable presumption of law, none of the above। ये 114 जो है वो है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है मे प्रिज्यूम की, और प्रिज्यूम किसके संबंध में? कि चोरी के पश्चात अगर चोरी का सामान किसी व्यक्ति के कब्जे में पाया जाता है तो ये प्रिजम्पशन की जा सकती है कि तुमने या तो चोरी की है या जानते हुए कि चोरी का सामान है उसे प्राप्त किया है। 114 of the Act provides that court may ask question to parties, stop proceeding, presume existence of certain fact, call upon extra proof। और वो कहती है कि नहीं मेरी कंसेंट नहीं थी, तो उसके कंसेंट न होने के संबंध में प्रिजम्पशन की जाएगी। कौन सी धारा है? तो 114A। Which of the following section was not inserted in the Indian Evidence Act by Information Technology Act 2002? कौन सा है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट द्वारा इंसर्ट नहीं किया गया? 181A, 73A, 114A, 47A, कौन सा है? एक सेकेंड बेटा, 143 पूछ रहे हैं। 114 का है सी। एक 143, हाँ 143 का यही है सी। ये आपने देख लिया, ये भी देख लिया आपने, हाँ ये है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला उस समय का नहीं है। By which amendment section 114A was inserted in the Indian Evidence Act? 114A कब जोड़ा गया? 86 में कि 84 में कि 83 में कि नन ऑफ द अबव? ये 1983 में जोड़ा गया था, हालांकि 2013 में जो है इसको सब्स्टिट्यूट भी किया गया है। स्टोपेल हैज बीन डिफाइंड अंडर, स्टोपेल को कौन सी धारा में डिफाइन किया गया? 115, 117, 114, 130। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। स्टोपेल को डिफाइन 115 में किया गया है। चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 होगा। स्टोपेल की प्रोविजन 115 से 117 तक होंगे।
Which section of the Indian Evidence Act provisions of estoppel are given from? सेक्शन 115 to 117, 18 से 20, 10 से 24, 7 से 9, 115 से 117। केसेस जो अगर इस पर बात करें तो सबसे लीडिंग केस जो है वो है कौन सी? पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा। बाकी कृष्णा यूनिवर्सिटी वगैरह के जो केस है वो तो है। 115 deals with estoppel of tenant, estoppel of acceptor, bail of change, bail license, evidence as to affairs of estoppel. Under which section of Indian Evidence Act tenant of immovable property is stopped from denying a title of landlord to the property? 115, 116, 117, none of the above. कौन सा है ये सेक्शन? कौन सा सेक्शन होगा? ये 116 हो जाएगा। कहा जाता है ना, वंस ए टेनेंट ऑलवेज ए टेनेंट। ये सेक्शन 116 में ही है। वन 116 में ही है। 15 मिनट लगेंगे बेटा अभी थोड़ा। दीपक जी, एडीए के लिए क्या मतलब कुछ प्रैक्टिस कराने की बात कर रहे हैं कि उसके परीक्षा को कैसे निकालें उसकी बात कर रहे हैं। क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं ना, इसलिए हम नहीं उस पर रिएक्ट किए थे। अच्छा ऐसा करते हैं ना, एडीए एग्जाम के लिए ही मैं कुछ देख लेता हूं और मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं। कल तो अभी शेड्यूल है, एविडेंस का ही शेड्यूल है, ठीक है ना। तो कल की क्लास के बाद हम लोग एडीए पर चर्चा कर लेते हैं, सही रहेगा। कल तो अब चूंकि यही शेड्यूल है तो उसको करना पड़ेगा हम लोगों को एविडेंस ही। बाकी कल के बाद हम लोग एडीए के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अच्छा ठीक है। Section 116 of Indian Evidence Act applicable to movable property, immovable, intellectual, all of the above. ये immovable property के संबंध में ही लागू होता है 116। Under which section of Indian Evidence Act the provision as to who could be witness may found? Section 116, 118, 119, 120 क्या है इसमें? Which one of the following is not correctly matched? Child witness, dumb witness, hostile witness, expert witness. Dumb witness, dumb witness, ये हो जा रहा है आपका 120 में। 120 का मतलब ये डम्ब विटनेस 119 में, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, which section of Indian Evidence Act removes the bar of doctrine that husband and wife were one person in law? Husband wife
एक ही पर्सन है विधि की दृष्टि में, ये बात इसका उसको समाप्त कौन करता है, 118 की 119 की 120 की 121? सही ऑप्शन हो जाएगा 120, क्योंकि ये पति पत्नी को सक्षम साक्षी घोषित करता है। नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ए जज cannot be compelled to answer any question as to his own conduct in court as such? Judge 123, 122, 121, 120। बिल्कुल 121। जज और मजिस्ट्रेट के बारे में ये कहा गया है कि वो अपने कांडक्ट के बारे में एविडेंस देने के लिए कंपेल नहीं किए जा सकते। मतलब जज की हैसियत से जो चीज उनके नॉलेज में है उसे बताने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोर्ट में ऐसी कोई घटना घटती है जिसका ज्ञान उन्हें जज के हैसियत से नहीं बल्कि उन्हें एक विटनेस की हैसियत से हुआ है, तो वो उसके बारे में एविडेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अंडर 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्रिविलेज इज अवेलेबल टू किसको? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है, अरे प्रिविलेज है, मजिस्ट्रेट है, या हस्बैंड वाइफ है, कि जज है? ये आपका हो जा रहा है वाइफ एंड हस्बैंड। ये कि जो वैवाहिक स्थिति के दौरान जो संसूचनाएं एक दूसरे को कम्युनिकेट की जाती हैं उसे बताने के लिए उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कि द प्रिविलेज टू विथहोल्ड द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट? ऑप्शन 1 2 3। अब ये क्या कहता है? ये कहता है सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स। सेलस पापुली सुप्रीमा लेक्स, इस प्रकार का ये आपका हो जा रहा है ऑप्शन। ये 123 में ये रूल है। नेक्स्ट कर लेते हैं बच्चों, ये है which one of the following section of the Indian Evidence Act 1872 deals with evidence as to affairs of state? Affairs of state, ये 23, 20, 121, 122 पकड़ लेंगे आराम से। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 123 भी हो जाएगा इसका भी। Under which section of Indian Evidence Act a public servant shall not be compelled to disclose communication made to him in official confidence? Under which section the public servant shall not be compelled to disclose communication made him official confidence? इसका क्या सही हो जाएगा? ये है ना, for protection under section 124 of Indian Evidence Act, the communication is to be made to a public officer in official confidence, to a public officer as the ordinary cause his duties, to a public officer as to routine matter, either A or B or C. ऑप्शन नंबर ए है, टू ए पब्लिक ऑफिसर इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। ऐसा करते हैं ना कि आप लोगों को 165 तक ही करा के छोड़ देते हैं आज, कि नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेन he got any information as to the commission of any offense against the public revenue, this provision is contained in 125, 124, 123, 126। बिल्कुल सही है। 125 में है कि कोई भी, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो और चाहे वो रेवेन्यू ऑफिसर,
उसे किसी अपराध के संबंध में जानकारी कहां से मिली ये बताने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते, और इसी वजह से पुलिस मारेगी। नेक्स्ट, communication by a client to an advocate is not permitted to be disclosed under section, क्या है, advocate is not permitted to disclose client info communication, 126, 127, 128, 129, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 126। कहते हैं ना प्रोफेशनल कम्युनिकेशन कौन सी धारा में, तो ये इसी में है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। आप वाला है। Which one of the following section of the Indian Evidence Act applies to the pleaders relating to professional communication? 128, 129 and 34, 133 and 34, 126 and 127. Very good. 126 और 27। 126 जान ही रहे हैं, क्लाइंट और लॉयर का है, और ये है उसके लिपिक वगैरह पर भी लागू होती है। चलिए ये आज का बस इतना ही रहने देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? मैट्रिमोनियल कम्युनिकेशन 122, ऑफिशियल 124, प्रोफेशनल 126, कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन विथ लीगल एडवाइजर 127। इसमें से कौन सा सही नहीं जुड़ा हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये होगा 129, विधिक सलाहकारों की गोपनीय संसूचनाएं हैं 129 में, 127 में नहीं। तो ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं कि आगे हम लोग कल, या तो अगर आप कहिए तो मैं आज ही आगे भी कंटिन्यू कर सकता हूं, अगर आप थके ना हो तो। अगर थके हैं तो मैं कल के लिए छोड़ देता हूं। प्रतिदिन मेरी क्लास जो है आप देखते ही हैं कि 12:30 से शुरू होती है, दोपहर को 12:30 से मेरी क्लास शुरू होगी, और इस तरीके से मैं MCQ एविडेंस के करा रहा हूँ। कल एविडेंस का लास्ट क्लास होगा, कल एविडेंस के लास्ट क्लास होंगे, MCQ में कराऊंगा। तो कल मिलते हैं इसी टाइम पर। बाकी जो मध्य प्रदेश जुडिशियरी की प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनके लिए मार्क टेस्ट है 25, आज है ना 25 को शाम को 5 बजे। तो आज शाम को 5 बजे इसको स्कैन को, बार कोड को स्कैन कर लीजिए, और फ्री का मार्क टेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको दे सकते हैं जितने भी बच्चे देना चाहते हैं। साथ में राजस्थान जुडिशियरी के लिए भी फ्री मार्क टेस्ट है, वो तो बीत गया, कल ही था। बाकी अनिल खन्ना सर और कम्प्रिहेंसिव बैच 12 जून से ही शुरू हो चुका है। साथ में प्रारंभ छत्तीसगढ़ जुडिशियरी और MP CJ के लिए बैच ही, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। महाराष्ट्र के लिए तेजस बैच है मात्र 14,000 रुपये में। फिर फाउंडेशन बैच जुडिशियल सर्विस ऑल स्टेट, तो तमाम मंजिल बिहार जुडिशियरी के मेंस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, वो भी 29 जून से एक बैच शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। महाराष्ट्र जुडिशियरी वाला हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको कोड, जब भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो अनअकैडमी पर, आप कोड यही यूज़ करिए, राय लॉ 10, राय लॉ 10, RAILAW10। हमेशा चाहे जितना भी डिस्काउंट रहेगा इस पर भी मिल जाएगा, और अगर आप हमसे बात करके करेंगे तो हो सकता है 2-4% एक्स्ट्रा में करा दूँ। तो ये सबको धन्यवाद। संगीता, नीरज, नेहा, सोनम, यूनिवर्सल ज्ञान, शिव चौबे, राज वर्मा, अजय सैनी, और जितने भी बच्चों का नाम मुझसे छूट रहा है, चाहे वो निशा हो, नीरज हो, सुलेखा हो, जितने भी बच्चों का नाम छूट रहा है उनको भी नमस्ते। मिलेंगे कल बेटा 12:30 बजे फिर से, तो आगे की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।